हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसके झा के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सी बातें सही है। तो ठोस के संदर्भ में कौन कौन सी बातें सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वो यादृच्छिक रूप से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो ये गलत है। जो ठोस के कण होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो बोला कि उनके बीच जो होते हैं बड़े अंतराल होते हैं, ये भी बात गलत है, ये भी नहीं होते हैं। गैस में के अणुओं में जो होते हैं उनके गैस के अणुओं के बीच अंतराल जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि गैस के जो होते हैं अणु जो होते हैं वो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित किए गए होते हैं। और भी ये तुम्हारा जो चौथा नंबर जो हमारा इसमें का ऑप्शन बोल रहा है, चौथा नंबर ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर इसमें का कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि उसके कण जो होते हैं एक व्यवस्थित तरीके में पाए जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। अम्ल वर्षा होने के पीछे क्या कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, इनके कारण जो होता है हमारा अम्ल वर्षा होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अम्ल वर्षा को जन्म देते हैं। अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण यही होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी और सी जो है हमारा ऑप्शन सेम है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा कि अभी तक जो है वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं को तय किया गया है। तो अभी तक पदार्थ की 5 अवस्थाओं को तय किया गया है। कौन कौन अवस्था को तय किया गया है, 5 अवस्था को तय किया गया है। तो पहला जो है हमारा ठोस पता है, दूसरा जो है हमारा द्रव, ये भी पता है, तीसरा जो होता है हमारा गैस, ये भी पता है हमको, चौथा जो होता है वो क्या कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है। कौन सा होता है, प्लाज्मा। और उसके बाद पांचवा जो होता है, पांचवा कौन सा होता है, पांचवा जो हमारा मेथड होता है वो बोस-आइंस्टीन होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है पांचवा हमारा अवस्था होता है, ठीक है। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जो भी फिगर दिया गया है इससे किस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें जो है किसके अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन बोला कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही बात है। बाकी जितने भी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, ये सभी गलत हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तेजी के साथ होता है। किसमें जो होता है विसरण काफ़ी तेजी के साथ होता है। तो विसरण जो होता है हमारा सबसे तेजी किस में होता है, तो सबसे तेजी जो होता है वो गैस में होता है। किस में होता है, गैस में होता है। गैसों में जो होता है विसरण काफ़ी तेजी के साथ होता है। और सबसे कम जो होता है किस में होता है, ठोस में होता है। उससे ज़्यादा द्रव में, और उससे सबसे ज़्यादा जो होता है वो गैस में होता है। कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा अधिकतम होता है। आकर्षण बल की बात करें तो किस में सबसे ज़्यादा होगा, मैंने बताया कि आकर्षण बल जो होता है वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, वो ठोस के अंदर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि ठोस में जो होते हैं अंतराण्विक बल जो होता है काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण ठोस के अणु जो होते हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा इसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोला कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। नहीं, ये बात गलत है। जो होता है सभी पदार्थ के बीच जो होते हैं आकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसके कारण ही उनके कण जो होते हैं एक जगह स्थिर रह पाते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन की सेकंड नंबर जो ऑप्शन देखते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन बोला कि पदार्थ के जो कण होते हैं
वायुओं में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, तो बात सही है। फिर पदार्थ जो होते हैं वो कणों से बने होते हैं, ये भी बात सही है। फिर नेक्स्ट जो है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। तो हमारा सिर्फ जो गलत इसमें आंसर कौन था, गलत जो था वो हमारा ए नंबर। तो हमारे लिए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन के जो लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है, 7 का ए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा। यदि अमोनिया क्या है, अमोनिया गैस है, तो कपूर क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा हमारा ठोस। क्या हो जाएगा, कपूर हमारा, कपूर ठोस हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। क्या हो सकता है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण जो भी होते हैं वो प्रकृति में कैसे पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं। तो मिश्रण जो होते हैं प्रकृति में दोनों रूप में पाए जाते हैं। किस किस रूप में पाए जाते हैं, विषमांग में पाए जाते हैं और फिर समांग में भी पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों तरह के पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन एक विषमांग मिश्रण है। इसमें देखकर बताइए कि कौन एक विषमांग मिश्रण है। तो इसमें कौन सा एक विषमांग मिश्रण देखने को मिल रहा है हमको, तो हमको विषमांग मिश्रण जो है दूध देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूध जो है विषमांग मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होते हैं, वह कौन से पदार्थ होते हैं, समान पदार्थों के भौतिक अवस्था में नहीं पाए जाते। तो वो कौन से होते हैं, तो वो कोलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, जो भौतिक अवस्था में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि हमको कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के कण जो होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये क्या है, ये पदार्थ के कण जो होते हैं स्थिर अवस्था में, तो ये नहीं होते हैं। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। जैसे ठोस के स्थिर होते हैं तो गैस के स्थिर नहीं होते हैं, और द्रव में भी थोड़े बहुत स्थिर नहीं होते। तो हमारा ये गलत है, ये आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बाकी दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, हाँ तो सही है। तीसरा जो ऑप्शन है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। चौथा जो है पदार्थ के कणों के बीच रिक्शन होता है, ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है। इसमें देखकर बताना है हमको। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन इसमें शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें हम उनको देखने पर यह पता चलता है कि मीथेन जो है इसमें शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर बोल रहा है कि हवा एक क्या है, हवा क्या है, हवा यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हवा इसमें देखने पर क्या पता चलता है, हवा जो है तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। क्या है, हवा जो है तत्व और यौगिकों का मिश्रण है, क्योंकि हवा में जो होते हैं सिर्फ तत्व भी नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ गैस ही नहीं पाए जाते हैं और सिर्फ यौगिक ही नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि तत्व और यौगिकों का एक कंबाइंड मिश्रण है, ठीक है। 15 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। विज्ञान में जो होता है कौन ऐसा नियम है जो मिश्रण के नियम को पालन नहीं करता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी जो ऑप्शन है, कह रहा है कि संरचना जो होता है मिश्रण का वो तय होता है। तो यहीं एक बात जो होता है गलत हो जाता है। बाकी हमारा ऑप्शंस की बात करते हैं तो बाकी कह रहा है ऑप्शंस नंबर 1 की बात करें तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये भी बात सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ये भी सही है। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ जो 3 ऑप्शन जो थे वो सही थे और चौथा ऑप्शन जो था हमारा क्या था, चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या था, हमारे क्वेश्चन के लिए राइट आंसर था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में एक शक्कर है, शक्कर के घोल में एक शक्कर है, तो यह किस प्रकार का मिश्रण होगा। शक्कर के घोल में एक शक्कर होगा तो यह क्या होगा, यह घुला हुआ पदार्थ होगा। क्या होगा, एक घुला हुआ पदार्थ होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि डैश एक यौगिक नहीं है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक यौगिक नहीं है। तो इसमें देखिए और बताइए कि कौन एक यौगिक नहीं है। तो यौगिक जो है एक सिर्फ लेड जो है एक यौगिक नहीं है, बाकी इसमें का सब जो देखने पर क्या पता चल रहा है कि सभी क्या हैं, यौगिक है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक है, फिर कम हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक यौगिक है, चौक भी क्या है, एक यौगिक है। लेकिन हमारा जो लेड है वो क्या है, लेड जो है एक तत्व है। क्या है, लेड एक तत्व है, जिसके कारण इसे यौगिक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेड। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 18 नंबर क्वेश्चन कहा कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें देख के बताइए रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अम्लकृत जल का जो होता है वैद्युत अपघटन किया जाता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी जैसे ईंधन का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये ऑप्शन ए भी रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी जो है लोहे में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और बाकी जो है प्लेटिनम के तार को जलाना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन बी ए सी डी जो है रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन था। तो इसमें चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला जो है मक्खन का खट्टा होना, यह भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फिर प्लैटिनम के तार का गर्म होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे का चुंबकीकरण, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, फिर 20 नंबर की बात करते हैं। लोहे में जंग लगना, इसमें किसका उदाहरण, लोहे में अगर जंग लगता है तो उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत। फिर हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है। रेत और चीनी का जो मिश्रण होता है वो किसका उदाहरण है, तो वह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसमें जो भी चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें देखकर बताना है कि कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो पहला जो है द्रवों का ठोस में पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी द्रव का गैस में वाष्पीकरण, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो गया वो सी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 23 की बात करते हैं। 23 नंबर बोला कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें कौन जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है, निष्क्रियकरण जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें देखकर बताना है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आइस जो है, आइस क्यूब जो पिघलने लगता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन होगा और बाकी जितने भी होंगे वो रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो इसमें देखकर बताइए कि कौन एक इसमें भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन बर्फ, पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मानव के श्वसन ये भौतिक परिवर्तन है, नहीं है। मानव में पाचन, ये भी भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है, नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर हम 26 की बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसमें देखकर बताना है आपको कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो जलवाष्प में परिवर्तन होना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। और बाकी जितने भी परिवर्तन दिए गए हैं इसमें, जैसे भोजन का पचना, दूध का दही बनना और लोहे में जंग लगना, ये सब कौन से परिवर्तन है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है,
ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये जितने भी दिए गए हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट 26 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। इसमें देखकर बताना है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें देख के बताइए कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। पढ़िए, तो इसमें दूध से दही में परिवर्तित होना, क्या है, दूध से दही में परिवर्तन होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, मैंने पीछे पढ़ा। तो शुष्क वर्ग का सब्लिमेशन, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है हमारा रेत का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हमारा बी सी डी जो है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सिर्फ हमारा यही जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। यह कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर बोला कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें गैस जो होती है सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो कौन सी वह प्रक्रिया होती है, वह जो होता है डिस्पोजिशन होता है। वह प्रक्रिया कौन सी होती है, डिस्पोजिशन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 29 की बात करते हैं। 29 में बोला कि निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसमें कौन सा प्रक्रिया, तो इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, रंग बदलना, उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन, ये सभी चीज़ों से देखने पर पता चलता है कि हमारा जो प्रतिफल बना है वो आखिरी बना है या नहीं बना है। ठीक है, फिर 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में कौन एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें देखकर आपको बताना है कि कौन एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो जैसे अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो एक बच कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, बाकी सब तीनों क्या है, ए बी डी, और जो ए बी डी जो है ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार इसमें कौन सही है। इसमें ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, निश्चित अनुपात का नियम आखिर कहता क्या है। तो निश्चित अनुपात का नियम जो कहता है कि रासायनिक पदार्थ में अगर किसी तत्व को लेते हैं तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो निश्चित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कि कौन ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बोला, निश्चित अनुपात में ऐसा कोई है जिसमें तत्व का द्रव्यमान निश्चित किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमें दिख रहा है कि इसमें वो कह रहा है कि रासायनिक पदार्थ जो लेंगे उसमें हमेशा द्रव्यमान को निश्चित अनुपात में रखेंगे। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा तत्व जो होते हैं वो समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो यह कौन सा नियम काम करता है, तो यह जो है किस नियम का उदाहरण है, यह स्थिर अनुपात का नियम का उदाहरण है। स्थिर अनुपात नियम कहता है कि अगर किसी भी रासायनिक पदार्थ को हमें लेते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो वहाँ हमेशा तत्व जो होगा समान होगा और उसके वजन का अनुपात जो होगा वो निश्चित होगा। तो यह कौन सा अनुपात नियम होता है, तो स्थिर अनुपात का नियम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती हैं। तो यह किस नियम के साथ सहमति में है, तो यह किस नियम के साथ सहमति में है, तो यह लगातार समानुपात नियम के संबंध में है। यह लगातार समानुपात नियम के संबंधित है। फिर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर बोला कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो उस प्रक्रिया को हिमीकरण के नाम से जाना जाता है। किस प्रक्रिया से नाम से जाना जाता है, हिमीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वैज्ञानिक जो है स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया था। तो कौन प्रतिपादित किया था,
स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित जो किया था, तो कौन किया था, हम नाम लिख दे रहे हैं, जोसेफ प्राउस्ट जो था, इसने ही जोसेफ प्राउस्ट कौन था, जोसेफ प्राउस्ट जो था, ये स्थिर अनुपात नियम को दिया था। कौन किया था, जोसेफ प्राउस्ट जो था, ये इसी ने क्या किया था, इसी ने हमारे स्थिर अनुपात नियम को दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम जो था वो किसके द्वारा दिया गया। तो निश्चित अनुपात का जो नियम था वो दो व्यक्तियों ने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था। और इसको किसने दिया था, जो तुम्हारा स्थिर अनुपात का नियम था, तो जोसेफ प्राउस्ट दिया था। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट दिया था। ठीक है, फिर 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। इसमें देखकर बताना है आपको, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो निम्नलिखित में कौन ऐसा कारक है जो वाष्पीकरण दर को कम करता है। तो नमी के कारण होता है वाष्पीकरण दर कम हो जाता है। इसी कारण जो होता है ठंडी के दिनों में वाष्पीकरण कम होता है और गर्मी दिनों में वाष्पीकरण जो होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। ठीक है, 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर बोल रहा है कि इसमें कौन जो है एक सतह की परिघटना है। कौन इसमें सतह परिघटना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, भाप एक क्या है, सतह परिघटना। भाप जो है एक सतह परिघटना का उदाहरण है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 39 नंबर क्वेश्चन बोला कि तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से डायरेक्ट हम गैसीय अवस्था में अगर रूपांतरित होते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में जो होता है जल जो होता है या कोई भी तरल पदार्थ जो होता है वो डायरेक्ट गैस के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, तो उच्च तापमान जो होता है जिसके कारण प्लाज्मा का निर्माण होता है। किसके कारण होता है, उच्च तापमान होने के कारण जो होता है प्लाज्मा का निर्माण होने लगता है। तो इसी के साथ जो होता है हमारा एस के झा का प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।